हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मेरी वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये वीडियो फ्रेंड्स आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगी। इंडिया के अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चाहे आप JKSSB का एग्ज़ाम दे रहे हों, अकाउंट असिस्टेंट का, चाहे आप क्लास 4th का, या आप UPSC का दे रहे हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तब भी करंट अफेयर्स का बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट लोकसभा मेट ऑन द ईव ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक डे। इंडिया सेज टू बी ए ब्रिटिश डोमिनियन इमीडिएटली पोस्ट इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ए पार्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। सेकंड गलत है। फर्स्ट लोकसभा मेट इन 1952। 1952 में मिली थी अंडर GV मावलंकर, ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 merely converted India into British Dominion. It ceased to be Dominion only after 26 January 1950, ठीक है। Till 1952 Constitutional Assembly itself functioned as the law making body, ठीक है, क्योंकि ठीक है। एंड द लोकसभा वाज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17 अप्रैल 1952 आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ STs विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ STs। तो शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन के जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, उसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है, मेजर्स टू बी टेकन over conferring ownership rights in respect of minor forest produce to STs living in forest areas, measures to be taken to promote the traditional practice of shifting cultivation, measures to be taken to safeguard rights of the tribal communities over water resources। तो क्या है राइट आंसर फ्रेंड्स इसका। इसका जो राइट आंसर है, अब वीडियो को पास करें और खुद आंसर करने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर बेसिकली सी पार्ट है, ठीक है। सी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है, सेकंड गलत है, ठीक है। देखते हैं। 2005 में प्रेसिडेंट स्पेसिफाइड द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शंस थे उसके, ठीक है। ये कमीशन क्या करेगी, फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द एसटीज। मेजर्स टू बी टेकन ओवर कॉन्फरिंग ओनरशिप राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू SC लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। STs लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, ये ओनरशिप राइट मिलेंगे किनको, जो अपना STs फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मेजर्स टू बी टेकन टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ओवर माइनर रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज एज पर लॉ, ठीक है। वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज के भी जो हो गए तो वो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ही राइट्स मिलेंगे। मेजर्स टू बी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स एंड टू वर्क फॉर मोर वाइबल लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज। मेजर्स टू बी टेकन टू इम्प्रूव द efficacy of relief and rehabilitation measures for tribal groups displaced by development projects। जैसे कुछ हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगते हैं, कोई बांध बनता है, ठीक है, कोई डैम बनता है, तो उस उसको टैकल करने के लिए, जहाँ कोई रोड निकलती है, ठीक है, कोई ब्रिज बनता है, तो वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करना, ठीक है, उनको कहीं और जगह पर शिफ्ट करना, उनकी पूरी प्रोटेक्शन करनी, उनको रहने के लिए घर वगैरह देना। तो ये तक कौन करेगा, ये भी रिकमेंड कौन करेगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। और measures to be taken to prevent alienation of tribal people from land and to effectively rehabilitate such people in whose alienation has already taken place, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो मेन चीज़ थी वो समझा दी। जैसे ये लास्ट है, मेजर्स टू बी टेकन टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ट्राइबल पीपल करते हैं, एक जगह से लैंड को क्लियर करते हैं, ठीक है, पेड़ शेड़ काट के, उसके बाद उसको वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। जब उसकी जब लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो उसके बाद वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट बिल्कुल बंद करना चाहती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव। तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ऑफ द लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कैग सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन्स कैग रिपोर्ट्स, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग टू प्रेसिडेंट आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है दैट इज यूर सी पार्ट। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आप सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है।
देख लेते हैं इसको। द कैग सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट, 3 ऑडिट रिपोर्ट कैग सबमिट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसको, प्रेसिडेंट को। ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन फंड्स अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। और प्रेसिडेंट क्या करता है, इन रिपोर्ट्स को बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वहाँ ले डाउन करता है। आफ्टर दिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करती है उनको, पब्लिक उन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है एंड रिपोर्ट सेट फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट को आगे रेफर करती है। द अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट, while the finance account show the annual receipts and disbursement of the यूनियन गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है और एक्सपेंडिचर बेसिकली सैंक्शन कितना किया पार्लियामेंट ने थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे इंदिरा साहनी केस को। ठीक है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिजर्वेशंस अंडर आर्टिकल 16(4) कुड ओनली बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस बट नॉट इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। इसमें क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिजर्वेशन प्रमोशंस में है वो सिर्फ जब प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी एस को, सिर्फ जब वो ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं तभी रिजर्वेशन दी जाएगी। तो नागराज केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द स्टेट इज बाउंड टू मेक रिजर्वेशन फॉर द SC एंड ST इन प्रमोशंस। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका ए पार्ट है। ठीक है, बी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा कि SC ST को प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन दो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी सही है। तो क्या हुआ था इसमें, इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट 1992 डिसीजन इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था held that reservations under article 16(4) could only be provided at the time of entry into government service but not in matters of promotion। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब एंट्री करे कोई गवर्नमेंट सर्विस में तब इनको रिजर्वेशन दे दो, बट प्रमोशन में रिजर्वेशन मत दो। ठीक है, फिर इट एडेड दैट द प्रिंसिपल वुड ऑपरेट ओनली प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट affect promotions already made and that reservations already provided in promotion shall continue in operation for a period of 5 years from the date of the judgment। It also ruled that the creamy layer can be and must be excluded। तो उन्होंने कहा था कि जो ऑलरेडी प्रमोशंस हो चुकी हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगी, इस जजमेंट से पहले जो हो चुकी हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेक्स्ट जो आप प्रमोशंस नहीं दोगे। ठीक है, रिजर्वेशन नहीं दोगे प्रमोशंस में। ठीक है, 17 जून को 1995 को पार्लियामेंट में फिर एक एक्ट पास हुआ in his constituent capacity, adopted the 77th amendment by which clause 4A was inserted to article 16 to enable reservation to be made to promotion for SC STs। The validity of the 77th amendment and 85th amendments to the constitution and of the legislation enacted in pursuance of those amendments was challenged बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द नागराज केस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पार्लियामेंट ने फिर से अमेंडमेंट कर दी कि SC ST को रिजर्वेशंस दी जाएंगी। ठीक है, और ये कौन सी क्लास ऐड कर दी, आर्टिकल 16 में क्लास 4A ऐड कर दी। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट का ये जो डिसीजन था ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज हुआ, कब, नागराज केस में। ठीक है, अपहोल्डिंग द वैलिडिटी, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 16(4)A द कोर्ट सेड दैट इट इज an enabling provision, the state is not bound to make reservation for the SC ST and promotions, SC and ST in promotions, but if it seeks to do so it must collect quantifiable data on 3 factors: the backwardness of the class, the inadequacy of the representation of that class in public employment, and general efficiency of service as mandated by article 335 would not be affected। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ठीक है, आप नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप रिजर्वेशंस दो प्रमोशंस में, बट आप पूरा डाटा तैयार करें। ठीक है, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो प्रमोशन में, उनकी कितने बंदे जो हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं जहाँ, तो उनका पूरा डाटा आप तैयार करो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। तो फिर क्या वो एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं कि नहीं, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो अगर ऐसा आपको कुछ दिखता है तब आप रिजर्वेशन दे सकते हो। ठीक है, फिर आता क्वेश्चन नंबर 5, consider the following statements with respect to powers of election commission। ठीक है, election commission can disqualify candidates who commit electoral malpractices। the election commission empowers the constitution empowers the election commission to decide whether a candidate has incurred disqualification by holding an office of profit। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है इसमें कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है योर बी पार्ट, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट नहीं है।
तो क्या है लिमिटेशंस इलेक्शन कमीशन की पावर्स की? द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव द पावर टू डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स हु कमिट इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। एट बेस्ट इट में डायरेक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन खुद डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो डज नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर एनी पोलिटिकल पार्टी। However, the Constitution empowers the Election Commission to decide whether a candidate has incurred disqualification by holding an office of profit under the appropriate government or has been declared an insolvent or required by the citizenship of a foreign state. तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकती है कि क्या जो कैंडिडेट है वो उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो नहीं ज्वाइन किया हुआ, या वो किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजन तो नहीं है, उसके पास फॉरेन स्टेट की भी सिटीजनशिप तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन उसको डिबार कर सकती है। व्हेन ए क्वेश्चन राइजेस वेदर ए कैंडिडेट हैज इनकर्ड any of these disqualification, the President of India or Governor has referred it to the Election Commission. The poll panel's decision on this is binding. ठीक है, कई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements about the Government of India Act of 1858. It abolished the East India Company rule in India. It changed the entire structure of government in India prevailing earlier. As per the Act, Indian government was to be supervised and controlled in England. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो सिक्स का फ्रेंड्स जो राइट आंसर है डेट इज योर सी पार्ट। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है, सेकंड सही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ये फ्रेंड्स पूरा एक्ट है, ये आप इसको पढ़ लें। ठीक है, द सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। द एक्ट वाज नोन एज द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, रूल एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, इस एक्ट में जो एक्ट ऑफ 1858 था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवलिश कर दिया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटीज आर नॉट चेयर्ड बाय पब्लिक आर नॉट चेयर्ड बाय स्पीकर। ठीक है, स्पीकर के द्वारा कौन सी कमेटीज नहीं चेयर की जाती। ठीक है, तो सेवंथ का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स डेट इज योर बी पार्ट। फर्स्ट, थर्ड और फाइव जो है कमेटी, जे इनका चेयरमैन स्पीकर नहीं होता, बाकी सबका चेयरमैन स्पीकर ही होता। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नहीं होता, और एस्टिमेट का कमेटी का नहीं होता, और फिफ्थ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का भी चेयरमैन स्पीकर नहीं होता। ठीक है, तो स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द all the parliamentary committees of the Lok Sabha and supervises their functioning. He himself is the chairman of the business advisory committee, the rules committee and the general purpose committee का चेयरमैन खुद होता है। ठीक है, बाकी सबका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर ही अपॉइंट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटीज का। और पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई क्यों जाती हैं? टू ईज द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस एन इलेक्शन कमीशन कैन टेक अगेंस्ट कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। क्या एक्शन ले सकती है? Election Commission cannot bar candidates or leaders from campaigning for specified periods. The Election Commission monitors the adherence of political parties and candidates to the Model Code of Conduct. It can postpone elections to any constituency, cancel an election already notified, but cannot abrogate or annul an election already held. Which of the statements are correct? Incorrect. तो आपको incorrect statement ढूंढनी है। तो इसका राइट आंसर जो है सी पार्ट। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। द इलेक्शन कमीशन मॉनिटर्स द एडहेरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस? क्या एक्शंस ले सकती है इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट द कैंडिडेट्स एंड पार्टीज? इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करती है द एडहेरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें, ये इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करती है। अगर कोई वायलेट करता है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ एक्शन लेती है। इफ द वायलेटर्स आर आल्सो ऑफेंसेस अंडर, इफ द वायलेशंस आर, अगर वायलेशन जो करते हैं वो ऑफेंसेस अंडर द इलेक्शन लॉ एंड द क्रिमिनल लॉ ऑफ द लैंड, द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू रिकमेंड रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। तो इलेक्शन कमीशन रिकमेंड कर सकती है उनके खिलाफ केस करने के लिए। ठीक है, however for some violations such as canvassing for votes during a period when electioneering is barred, making official announcements while the MCC is in force, model code of conduct is in force, and making appeals to voters on sectarian grounds, the election commission has the power to advise or censure candidates in addition to directing registration of cases. ठीक है, in some cases, as recent incidents would show, the election commission may bar candidates or leaders from campaigning for specified periods. ठीक है, अगर कोई वायलेशन करता है, लगातार वायलेशन करता रहता है, तो इलेक्शन कमीशन बार कर सकती है कैंडिडेट को कि आप इतने पीरियड के लिए कैंपेन नहीं करोगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आगे नेक्स्ट आप पढ़ लें। ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया, ये भी आप पढ़ लें।
इसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स पावर टू एक्सटेंड और पोस्टपोनिंग इलेक्शंस टू एनी कॉन्स्टिट्यूंसी, कैंसलिंग एनी इलेक्शन ऑलरेडी नोटिफाइड एंड इवन टू एब्रोगेट और एनुअल एंड इलेक्शन ऑलरेडी हेल्ड। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसी चीज़ लगती है कि ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है तो इलेक्शन कमीशन पूरी ही इलेक्शन को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ विप। विप क्या होता है? द ऑफिस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द रूल्स ऑफ बिजनेस इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रूलिंग पार्टी, ओनली द रूलिंग पार्टी इज अलाउड टू हैव ए विप इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है आपका दैट इज योर डी पार्ट, ठीक है। नाइदर वन नॉट टू, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ विप क्या होता है? इज मैंशनड नाइदर, या ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, नॉर इन द रूल्स ऑफ हाउस और पार्लियामेंट्री स्टैच्यूट, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये मतलब एक रीत चली आ रही है, कन्वेंशन होता है कि पुरानी चीज़ें जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो विप जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, ना ही उसमें मैंशन है, तो लेकिन ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, इसलिए इसको हम फॉलो कर रहे हैं। एवरी पोलिटिकल पार्टी वेदर रूलिंग और अपोजिशन हैज़ इट्स ओन विप। हर पोलिटिकल पार्टी का अपना एक विप होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द पोलिटिकल पार्टी टू सर्व एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर, ठीक है। पोलिटिकल पार्टी जो होती है वही अपॉइंट करती है अपने लीडर को, ठीक है, विप को। ही इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑफ इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स इन लार्ज नंबर्स एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इशू। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जब भी कोई इंपॉर्टेंट इशू होता है तो उनके सपोर्ट में कैंडिडेट्स को लाए कि भाई आप इस बिल की सपोर्ट करो, इसके अगेंस्ट जाओ, ठीक है। जहाँ फिर वो उस अटेंडेंस भी रेगुलेट करता है कि भाई आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो सब ने ज़रूर आना, ठीक है। इस तरह की वो उसकी ड्यूटी होती है विप की। ही रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स देयर बिहेवियर इन द पार्लियामेंट, और वो रेगुलेट करता है, ठीक है, मॉनिटर करता है अपने पार्लियामेंटेरियंस का, अपने मेंबर्स का। मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो, और मेंबर्स को भी ज़रूरी है कि वो विप की डायरेक्शंस को फॉलो करें, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है पार्टी के द्वारा, ठीक है। फिर आता है टेंथ क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस और इलेक्शन टू द गवर्नर्स ऑफिस। द गवर्नर शुड not belong to the state where he is appointed. The governor is appointed must be made after consulting the chief minister of the state. A serving governor cannot be a member of either house of parliament or a house of the state legislature. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट राइट आंसर इज बी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी वो ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट से गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट का मेंबर ना हो, सिटीजन ना हो, उस स्टेट के मेंबर को भी वहाँ पर गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, चीफ मिनिस्टर की कोई वो ज़रूरत नहीं है कि वो उसको सेंटर जो है चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करके भाई हम आपके यहाँ गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, सेंटर गवर्नमेंट, तो सेंटर अपने जो बंदे होते हैं, अपने वेल विशर्स होते हैं, उनको गवर्नर अपॉइंट करती है हर स्टेट में, ठीक है। तो गवर्नर मोस्टली चेंज हो जाते हैं हर 5 साल बाद, जब भी नई गवर्नमेंट आती है गवर्नर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये आ गया, ठीक है। आर्टिकल 157 और 158 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है। एलिजिबिलिटी किस में आती है? आर्टिकल 157 और 158 में, ठीक है। उसका एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, एंड मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स से ऑफ एज, कम से कम 35 साल एज होनी चाहिए। नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। और additionally two conventions have also developed over the years. First, he should not be an outsider, that is he should not belong to the state where he is appointed, so that he is free from the local politics. ये convention है बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। Second, the while appointing the governor, the president is required to consult the chief minister of state concerned, so the smooth functioning of the ensured. However, both the conventions have been violated in some of the cases, ठीक है। तो मतलब ये कन्वेंशंस कोई ज़रूरी नहीं है, आजकल कोई मतलब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करता, ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो, आपने पूरी वॉच की उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।